Hey everyone, this is Dr. Pramila. So today's video is going to be focused around revision and revision tips, whatever I have or I wish I had used during my preparation. So without any delay, let's get started. One thing I have noticed that every student wonders how many revisions are required for the exam. So accurately इसका कोई आंसर नहीं है, but still according to me at least 5 to 6 revisions are must before your exam. But if you can enhance your revision, it will be best for you. As we all know, the more you revise, the more your performance will improve. And like everyone knows, practice makes a man perfect. बट कीप वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड इज कि आपकी जो फर्स्ट रीडिंग है वो बहुत अच्छे से बहुत अटेंटिव मैनर में आपने कंप्लीट की है, आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हैं। जैसे जैसे आपकी रिवीजन की साइकिल बढ़ती जाएगी, आप जो टॉपिक्स हैं उनको कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे से, और आप अपनी जो स्टडी है उसको कंसाइज मैनर में कर पाओगे। ड्यूरिंग फर्स्ट रिवीजन यू मे फाइंड कि आपका जो रिवीजन स्लॉट है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया था कि आपका फर्स्ट या सेकंड रिवीजन स्लॉट 10 या 15 दिन का होगा, बट उसमें से फिर भी कुछ पोर्शन रिमेनिंग रह गया, तो उस टाइम पे खुद को डिस्करेज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के साथ होती है। इवन आई हैव फेस्ड द सेम सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसको फटाफट से 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद ही आप नेक्स्ट रिवीजन साइकिल पे जंप करो। अगर आप उससे पहले ही नेक्स्ट रिवीजन स्टार्ट करते हो तो आपका जो ये एरिया है ये वीक बनता जाएगा। आप पाओगे कि आपका नेक्स्ट रिवीजन में भी कुछ ना कुछ पोर्शन रहा है। इसलिए बेटर है कि आप इसको 1 दिन दो और फटाफट से इसको कंप्लीट कर लो। इससे ये भी बेनिफिट होगा, जैसे मान लो आपने फर्स्ट रिवीजन साइकिल जो 10 दिन का डिसाइड किया था, वो अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा भी देके कंप्लीट कर रहे हो तो जो आपका नेक्स्ट रिवीजन है वो और जल्दी स्पीड अप होगा, और आपके माइंड में ये भी नहीं रहेगा कि आपका कुछ एरिया रिमेनिंग रह गया है। सो द नेक्स्ट मोटो ऑफ टुडेज वीडियो इज हाउ टू स्पीड अप योर रिवीजन। मैं कोशिश करूंगी कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊं। सो पॉइंट नंबर 1, लिसन टू रैपिड रिवीजन वीडियोज व्हाइल योर रिवीजन। रिवीजन करते टाइम आप ट्राई करो कि रैपिड रिवीजन वीडियोस को सुनो। उससे क्या बेनिफिट होता है, जैसे मान लो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हम उस चीज़ को बहुत डीप में चले जाएं और बहुत ज़्यादा उसको टाइम दे दें, तो इससे हम दूसरे सब्जेक्ट्स का टाइम खा जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप वीडियोस को सुनो और फटाफट से अपना रिवीजन पोर्शन कंप्लीट कर लो। इससे टाइम बचता है और चीज़ें याद भी रहती है। पॉइंट नंबर 2, ट्राई टू कवर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर डे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को ही कवर कर रहे हैं पूरे दिन में। इससे होता क्या है, एक तो ये बहुत बोरिंग लगता है, ऊपर से फ्रस्ट्रेटिंग भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट आता है माइंड में कि आप पूरे दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर कर पा रहे हो। सेकेंडली, जैसे मान लो आज आपने कवर किया चरक, नेक्स्ट डे सुश्रुत, फिर अष्टांग हृदय, फिर कोई भी माइनर सब्जेक्ट्स। इस तरीके से आपने अपना रिवीजन स्लॉट कंप्लीट कर लिया 7 या 10 दिन में। तो जैसे ही आप नेक्स्ट रिवीजन स्लॉट पे आओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मेमोरी सब्जेक्ट्स के लिए उतनी फ्रेश नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स के बीच में टाइम गैप है वो इंक्रीज हो गया। तो हो सकता है कि आपको फिर से उतना ही टाइम लग रहा हो और चीज़ों को उतनी ही एनर्जी लग रही है आपको चीज़ों को कवर करने में। सो ट्राई करो कि आप
मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर करो पर डे ड्यूरिंग योर रिवीजन फेज। पॉइंट नंबर 3, स्टडी योर ऑन कंपैरेटिव नोट्स। एक तो जहाँ ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के नोट्स बनाओ। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो उनके कंपैरेटिव नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, टेबल बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। बट ये नहीं है कि फिर से पूरे संहिता के नोट्स बनाने लग गए और दोबारा संहिता छापने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के नोट्स बनाओ जो ज़रूरी है या फिर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सो मैंने जो कंपैरेटिव नोट्स बनाए थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि आपको उससे कुछ आइडिया मिले और आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर पाओ। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं जल्दी भूल जाती थी, इसलिए मैंने उनको एक जगह पे लिख लिया इस नोटबुक में और थोड़ा कोरिलेट टाइप से लिखा। जैसे ये चरक के अकॉर्डिंग गर्भिणी परिचर्या है, यहाँ पे सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिख दी मैंने। और इसके बीच में जो भी मंथ्स में कुछ भी इंक्लूडेड होता है, जैसे कि किस रोग हो रहा है 7th मंथ में, तो उसका भी पूरा डिटेलिंग इसके साथ ही कर दी। गर्भ उत्पत्ति कर्म है वो मैंने चरक और सुश्रुत दोनों का कनेक्ट करके लिख दिया, और जो असर्शन रीजन इसमें से बनता है वो भी छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें साथ के साथ लिख दिए। इसी प्रकार से जो प्रसूति लक्षण है ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है सबको, तो ये मैंने एक साथ लिखे और इनमें से कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बनाकर इनको याद किया। इसी प्रकार से मैंने क्षार परीक्षा जो चरक विमान 8 और सुश्रुत सूत्र 35 में दिया हुआ है, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कनेक्ट करके यहाँ पे मैंने लिख दिए। तो ये कुछ मेरे बेसिक नोट्स हैं जो मैंने कंपैरेटिव करके लिखे हैं। पॉइंट नंबर 4, मेक योर ओन कंसाइज नोट्स। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो संहिता से पढ़ने में थोड़े वास्ट लगते हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू इज मेक देयर कंसाइज नोट्स। फॉर एग्जांपल चरक, कल्पस्थान, सुश्रुत उत्तरतंत्र, सुश्रुत चिकित्सा स्थान, इनमें जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आप उतना ही इनके कंसाइज नोट्स बनाओ, जिससे आपका रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा। सो इस चीज़ का भी मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि मैंने किस तरीके से इनके कंसाइज नोट्स बनाए थे। सुश्रुत चिकित्सा में जो पंचकर्म वाला पोर्शन आता है चैप्टर 31 से चैप्टर 40 तक, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, ताकि जब मैं चरक सिद्धि पढ़ती थी तो साथ के साथ सुश्रुत चिकित्सा का जो पंचकर्म वाला पोर्शन है वो कनेक्ट करके मैं यहाँ से कंप्लीट कर लूँ। So here the video has come to its end, but still if you have any doubt, don't hesitate to leave under the comment. Till then, stay healthy.